दोस्तों नमस्कार। वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीएल के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन लेकर के हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीएल के एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सभी क्वेश्चन आपको कारण सहित समझाएंगे, विस्तार पूर्वक उसका आंसर बताएंगे। एक के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन होने की भी संभावना पूरी रहती है। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर इसे ज़रूर कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विजिट करके आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वैसे हमारा ये पेड टेस्ट सीरीज़ है जिसका ये टेस्ट नंबर 57 है। आप इस तरह की टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है इसलिए इजीली आप इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का है कि 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। दोस्तों वोल्टेज के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी होगी और उम्मीद करता हूँ सबको परिभाषा अच्छे से याद भी होगी। कहते हैं कि किसी भी इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने के लिए यानी आवेश यानी चार्ज को जितने जूल का आपको कार्य करना पड़ता है उसे हम वोल्ट कहते हैं। यानी वोल्टेज के बारे में ये कहा जाता है कि वर्क बटे चार्ज होता है। आपने कितना कार्य किया और उस कार्य के दौरान आप कितना आवेश लेकर के आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्य की इकाई जूल और चार्ज की इकाई कूलाम्ब होती है, इसलिए 1 वोल्ट जो है वो जूल प्रति कूलाम्ब के बराबर होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। अगला हमारा सवाल, एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है यानी मूविंग चार्ज जो होता है ना, वो ध्यान रखें दोस्तों, स्टेशनरी चार्ज यानी स्थिर आवेश जो होता है वो कुछ नहीं करेगा, मूविंग होना जरूरी है। और जब आवेश मूव होगा, गति करेगा, तो वो वैद्युतिक क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। सी ऑप्शन की ओर हमें इसमें भी जाना है। बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय और वैद्युतिक दोनों क्षेत्र वो उत्पन्न करता है। अगला हमारा सवाल है, 6 पोल की एक इंडक्शन मोटर को एक अल्टरनेटर के द्वारा सप्लाई की जाती है। अल्टरनेटर 4 पोल का है, 1200 आरपीएम पर वो रोटेट करता है। मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 6 पोल की मोटर है, अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो तो मोटर नो डाउट 1000 आरपीएम पर चलेगा। लेकिन हमें ये तो बताया ही नहीं कि मोटर को कितने हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हमें ये ज़रूर बता दिया है कि एक अल्टरनेटर उसको सप्लाई कर रहा है। देखिए अल्टरनेटर की पोल और स्पीड से हम अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, जहाँ फॉर्मूला रहता है Pn/120, राइट। देखो पोल है 4, स्पीड है 1200 आरपीएम। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना फ्रीक्वेंसी आएगी 40 हर्ट्ज। देखो दोस्तों 6 पोल की मोटर है, 40 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है। मोटर का सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करना था, F/120 पोल कर देंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी का मान 40 हर्ट्ज स्पष्टतः दिया हुआ है, पोल दिए हुए 6। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 800 आरपीएम। सी ऑप्शन की ओर हमें इस क्वेश्चन में भी जाना है। यानी तरीका क्या था कि पहले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पोल के सापेक्ष रखेंगे और मोटर का स्पीड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी युक्ति एक सुरक्षा युक्ति की भांति उपयोग नहीं की जाती है। प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सी नहीं है। देखो प्रोटेक्शन डिवाइस में कौन आता है, सर्किट ब्रेकर टोटल आते हैं। तो ये ELCB भी तो सर्किट ब्रेकर ही है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है जो हमें रेजिडुअल करंट अवशिष्ट धारा ये लीकेज करंट से बचाती है। उसके बाद में फ्यूज जितने भी हैं सब आते हैं, रिले इसके तहत आती है, लेकिन अर्थ टेस्टर नहीं आता दोस्तों। ये तो केवल अर्थ का प्रतिरोध नापने के लिए काम आता है। हमें इसमें भी सी ऑप्शन की ओर जाना है, अर्थ टेस्टर रहेगा कि ये किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि 100 वोल्ट AC इनपुट से संयोजित एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डायोड की PIV रेटिंग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों
डायोड की पीआईवी रेटिंग से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से ज़रूर समझ लें। पीआईवी का मतलब होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी वह है मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायोड रिवर्स बायस में सहन कर जाता हो। दोस्तों, डायोड की पीआईवी रेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस रेक्टिफायर में यूज किया जाता है। यदि उसको हाफ वेव या ब्रिज रेक्टिफायर में यूज करना है तो वह सेकेंडरी साइड में एसी का जो पीक वोल्टेज होता है उसके बराबर होना चाहिए। यदि उसे सेंटर टेप फुल वेव में यूज किया जाता है तो वो सेकेंडरी साइड में पीक वोल्टेज के 2 गुने के बराबर होना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में फुल वेव रेक्टिफायर हमें दिया था, इस तरह का हमें बताया नहीं कि ब्रिज है या कौन सा है, तो आपको सेंटर टेप ही समझना है, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्रिज में स्पष्टतः लिखा हुआ आता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एसी इनपुट का पीक निकालेंगे, जिसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, RMS मान इंटू 1.414, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी लगभग 280-85 के आसपास आंसर आता है। इसलिए हमें 300 वोल्ट के आसपास जाना है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में पीक वोल्टेज के 2 गुने से अधिक होना चाहिए जितना भी हो सके, इसलिए 300 वोल्ट हम आंसर इसका मानेंगे। हाँ, यदि ब्रिज रेक्टिफायर स्पष्टता लिख देते ना तो फिर अपना बी ऑप्शन 150 वोल्ट से भी काम चल जाता, वो भी सही माना जाता। अगला हमारा सवाल है, फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट में 50 वोल्ट की डीसी प्राप्त होती है, बताइए इसका इनपुट एसी कितना है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव का आउटपुट डीसी जो होता है वो 0.9 इंटू इनपुट एसी होता है। देखो, वोल्टेज डीसी वाला 50 वोल्ट दे रखा है ना, एसी ज्ञात करेंगे तो 0.9 का इसका भाग कर देंगे, ठीक है, 500/9 करेंगे, लगभग 55-56 वोल्टेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस बार क्या अपोजिट कर दिया था, आउटपुट दे करके इनपुट पूछ लिया, ठीक है। हाफ वेव में आउटपुट डीसी 0.45 इंटू वी RMS होता है, फुल वेव में 0.90 इंटू वी RMS होता है। दोनों में से कोई भी सवाल हो सकता है। अगला हमारा सवाल है कि 3000 मिली एम्पियर आवर की एक लेड एसिड बैटरी है, लोड को 10 एम्पियर सप्लाई देती है, ये बैटरी कितने समय बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। देखो दोस्तों, बैटरी की क्षमता है 3000 मिली एम्पियर, राइट। मिली एम्पियर इंटू घंटे करना है। दोस्तों, करंट हमें एम्पियर में दी हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका मिली भी हटा दिया जाए। मिली हटाओगे तो 3 एम्पियर आवर रह जाएगा। दोस्तों, बैटरी की क्षमता कितनी है, 3 एम्पियर इंटू घंटा, मतलब 3 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक दे सकती थी। हमने तो इसमें कितना जोड़ दिया, 10 एम्पियर जोड़ दिया ना, कितने घंटे तक दे पाएगी, 0.3 आवर तक। बैटरी कितने समय बाद डिस्चार्ज होगी, 0.3 घंटे के बाद। आंसर सारे मिनट में थे साथियों। क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 18 मिनट। 18 मिनट के बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है जिन्होंने टेस्ट दिया है उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और क्या आपका भी 18 मिनट ही उत्तर आया था। अगला हमारा सवाल, ट्रांजिस्टर में करंट गेन अल्फ़ा का मान 0.9 है, बीटा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अल्फ़ा बीटा में बड़ा एक ईजी सा संबंध होता है, राइट। बीटा के लिए क्या होता है, अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा का मान 0.9 दिया हुआ है, 1 में से 0.9 आपको माइनस करना था, कितना बचेगा, 0.1। ओके, जब आप भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 9। सी ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा सवाल, जब बाहरी परिपथ का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो तो सेलों को कैसे संयोजित करना चाहिए। मैं दोनों बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। टेस्ट में मैंने दिया था कम हो, आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ अधिक हो, ठीक है। देखो क्या होता है, कोई भी सोर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी तब देता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब वो कह रहा है कि लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हमें सेलों का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा करना होगा।
सेलों का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बढ़ता है। अधिक दिया हुआ है, सीरीज में जोड़ देंगे सेलों को, जैसा कि मैंने टेस्ट में दिया था कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध से कम है बाहर वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को भी कम करना है, उसके बराबर हो जाए तो फिर पैरेलल में जोड़ देंगे। अगला हमारा सवाल है 100 वाट और 220 वोल्ट का एक लैंप 110 वोल्ट सप्लाई पर जुड़ा हुआ है, ये किसके बराबर होगा। देखो 220 वोल्ट रेटिंग थी, 110 वोल्ट ही दिया। साथियों मैंने कई बार आपको बताया है, सीधा सीधा आप याद रखें, किसी भी उपकरण को यदि उसकी सप्लाई से कम वोल्टेज मिलता है, रेटिंग से कम वोल्टेज उसको मिलता है, तो उसके द्वारा कंजप्शन की गई शक्ति भी घट जाती है। दोस्तों ये 100 वाट का कंजप्शन तब कराएगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगी। जब वोल्टेज का मान आधा हो जाता है तो शक्ति 1/4 हो जाती है, याद रखें। 100 वाट था, अब ये वास्तव में 25 वाट ही कंजप्शन कराएगा, इसलिए ये लैंप 25 वाट के लैंप के एक बराबर है। यानी 25 वाट का लैंप और ये 100 वाट वाला जिसको 110 दिया था बराबर है। अगला हमारा सवाल, तापमान बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटता है। उनका घटेगा जिनका ताप गुणांक NTC होता है कि नहीं। ये किनका होता है, अचालकों का और अर्धचालकों का, यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर एक है जर्मेनियम, कॉपर, नाइक्रोम और ब्रास, ये सब PTC होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, जर्मेनियम आएगा। अगला सवाल है किलोवाट और KVA का अनुपात क्या कहलाता है। किलोवाट होती है वास्तविक शक्ति की इकाई, KVA होती है आभासी शक्ति की इकाई। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना A होगा। अगला हमारा सवाल है कि कॉमन एमिटर विन्यास को, कॉन्फ़िगरेशन को, ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास होते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टर्मिनल इनमें कॉमन रखा जाता है उस टर्मिनल को हमेशा ग्राउंड किया जाता है, इसलिए इनका दूसरा नाम ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। यानी कॉमन एमिटर को ग्राउंडेड एमिटर, कॉमन बेस को ग्राउंडेड बेस, कॉमन कलेक्टर को ग्राउंडेड कलेक्टर भी कहा जाता है। अगला हमारा सवाल, DC मोटर का बैक EMF किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैक EMF का फॉर्मूला याद कर लीजिए भाई, φZNP/60A। किसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ, समांतर रास्तों की संख्या के, जो पैरेलल पाथ होते हैं उनके, बाकी सबके समानुपाती है। किनके, फाई, जेड, एन और पी, इन चारों के समानुपाती है। समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या करेंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला हमारा सवाल, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा 50% भार के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि वैसे ही इस पर हमेशा अनबैलेंस लोड ही होता है, इसलिए लगभग आधे भार पर इसकी दक्षता अधिकतम होती है। वहीं पावर ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो वो लगभग पूर्ण भार के आसपास होता है, ये भी ध्यान रखें। अगला हमारा सवाल, निम्न में से किस परिपथ का पावर फैक्टर 0 है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। DC सर्किट का इकाई होता है, शुद्ध रेजिस्टिव का इकाई होता है, रेजोनेंस परिपथों का इकाई होता है, जबकि शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव का 0 पावर फैक्टर होता है। अगला हमारा सवाल है कि ड्रेन FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस या म्यूचुअल कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता के नाम से इसको जाना जाता है। यानी ये देखा जाता है कि ड्रेन करंट में कितना परिवर्तन हुआ था जब हमने गेट और सोर्स पर आरोपित वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया, तो इसको ट्रांस कंडक्टेंस या म्यूचुअल कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर हमारा ए रहेगा। अगला सवाल है, अल्टरनेटर में कॉइल अंतराल का मान 5/6 है, वैद्युतिक में ये मान कितना होगा। दोस्तों अल्टरनेटर में जब वाइंडिंग की जाती है वो 180 डिग्री के अनुसार की जाती है, इसे हम फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। इससे कम पर यदि की जाती है तो इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। और
ये वाइंडिंग हमारी जब इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो उस दिए गए कॉइल पिच को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी 5/6 इंटू 180 कर दीजिए। अपना आंसर आएगा 150 डिग्री, यानी वास्तव में ये वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, 180 डिग्री के अनुसार नहीं की गई। इस वाइंडिंग को हमने 150 डिग्री मानते हुए किया है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। अगला सवाल है, दो चालकों का व्यास D1 अनुपात D2 1:2 है, इनके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, जो रेजिस्टेंस बदलेगा ना R1 अनुपात R2 वो एरिया के अनुसार होता है, A1 अनुपात A2, और एरिया जो है वो व्यास पर डिपेंडेड है, यानी D1 अनुपात D2 के अनुसार। ठीक है, देखो जब व्यास 1:2 है तो ध्यान रखना एरिया 1:4 होता है। जब एरिया 1:4 हुआ तो रेजिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। देखो एरिया कैसे आया, जब व्यास दिया हुआ हो तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला πd² होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि फर्स्ट का जो व्यास है वो 2 है, दूसरे का 4 है, मान लीजिए आप, और आंसर करके देखिए एरिया 1:4 आएगा, तो रेजिस्टेंस अपने आप ही 4:1 हो गया। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर विन्यास में HFE पैरामीटर क्या कहलाता है। दोस्तों इनको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर, और ये करंट के पैरामीटर होते हैं। HFE भी होता है, HFB के नाम से भी होता है, ये करंट गेन के नाम से जाना जाता है। HFE जो होता है ये तो कहलाता है बीटा, और HFB जो होता है ये कहलाती है अल्फा। ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला हमारा सवाल, स्टार में लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, फेज वोल्टेज ज्ञात कीजिए। फेज वोल्टेज ज्ञात करनी है तो लाइन वोल्टेज में √3 का भाग दे दीजिए, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप 0.577 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 1 जितना ही आएगा, यानी 400 इंटू 0.577 इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि भार के किस कोण पर एक सिंक्रोनस मोटर से अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों ये फिक्स होता है, 90 डिग्री है, क्योंकि लोड एंगल का मान जो होता है वो sin थीटा से लिया जाता है, और sin 90 का मान इकाई होता है, इसलिए जो भी हमें मैकेनिकल पावर मिलेगी वो sin 90 पर मैक्सिमम होगी। अगला सवाल है, AC की दो समीकरणें E बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, दोनों राशियों के बीच फेज अंतर कितना है। देखो दोस्तों, दोनों यहाँ साइन ओमेगा टी से पता लगता है, दोनों एक बराबर चल रही है, कोई फेज अंतर नहीं है, इनमें फेज अंतर 0 डिग्री का है। इस परिपथ का पावर फैक्टर कितना है, इकाई है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में HFE पैरामीटर क्या कहलाता है। ये तो रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन है ना, करंट गेन होता है, ये तो हो गया। और अगला सवाल है, निम्न में से किस में आंतरिक शक्ति सोर्स है। इंटरनल शक्ति सोर्स ओम मीटर में होती है, मेगर में होती है, अर्थ टेस्टर में होती है, मल्टीमीटर में होती है, बैटरी होती है ना। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।